छठे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में हर जिले का पल पल का अपडेट भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, हर सीट का विश्लेषण भी लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी 8 जगहों की ये तस्वीर, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल सहित तमाम नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं, आचार्य देवव्रत, डॉक्टर एस जयशंकर, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सचदेवा, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से अपील की कि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। तो छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। अलग अलग जिलों के संवाददाताओं से हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी ली और जानने का प्रयास किया कि मतदाता किस तरह से वोट कर रहे हैं, कौन कौन से चुनावी मुद्दे उन पर हावी रहते हुए। तो देखिए, छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी बैजंत पांडा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी, सांसद मीनाक्षी लेखी और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो ये 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिग्गजों ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लगातार अपील की है जनता से भी कि घरों से बाहर निकलें, मतदान जरूर करें। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सोनिया गांधी कांग्रेस नेता पहुंची हैं, अपने मत का उन्होंने भी प्रयोग किया है। राहुल गांधी पहुंचे, इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो लगातार एक तरफ इंडिया अलायंस है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, जहां दिल्ली में ये तीनों ही दिग्गजों ने वोट डाला है और दिल्ली के 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ऐसे में ये तमाम दिग्गज चेहरे मतदान करते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें बेहद ही ज्यादा खास हैं, जहां पर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए ये तमाम दिग्गज भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साख भी दांव पर है, नाक का सवाल भी है, विश्वास भी है कहीं कहीं। और ऐसे में ऐसा ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब आखिरी चरण की बारी है। ये छठा चरण जैसे ही संपन्न होगा, आखिरी चरण का रण बचेगा और ऐसे में मनीषा देखिए और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि किस तरीके से जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कितनी कोशिशों के साथ मैदान में डटे रहे। इस छठे चरण के लिए भी उन्होंने जमकर प्रचार किया है, कई बड़े मुद्दे उठाए गए, इसका कितना लाभ कितना नुकसान होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, और जैसा कि 8 राज्यों की बात हो रही है और लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान चल रहा है, लगातार ये अपडेट भी दे रहे हैं कि तमाम सियासी दिग्गजों ने भी आज वोट कास्ट किया, मतदाताओं को जागरूक किया। ऐसे में जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं आज छठे चरण में जागरूक नजर आ रहे हैं। कई ऐसे बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने यूथ वर्ग के मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। तमाम सियासी दिग्गजों ने लगातार ये अपील की कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट करें और कुछ ऐसे मतदाता पहुंचे वोटिंग स्थल पर जिन्हें देखकर वाकई में एक जागरूकता भरी तस्वीर सामने आई। लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखाते रहे जिसमें कुछ बुजुर्ग मतदाता और कुछ तो ऐसे थे जो किसी न किसी लिहाज से चलने में भी सक्षम नहीं थे, लेकिन ऐसे मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तमाम सियासी दिग्गज नेता भी वोट कास्ट कर अपनी प्रतिक्रिया को साझा करते हुए नजर आए। और ये उस वक्त की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब पूर्व सीएम मनोहर लाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना वोट कास्ट किया। उनके बाद जगदीप धनखड़ यानी कि उपराष्ट्रपति भी धर्मपत्नी संग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और जिस वक्त वो पहुंचे थे एक बहुत अच्छी तस्वीर ये निकलकर सामने आई कि उन्होंने कतारबद्ध होकर ही अपने वोट को कास्ट किया। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो वोटिंग स्थल पर, इस बात का उन्होंने पूरी तरह से ध्यान दिया। और जितने भी सियासी दिग्गज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यही संदेश देने का प्रयास किया है कि अपने स्तर पर हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए कि मतदान स्थल पर किसी भी तरह की अव्यवस्था उनके वजह से ना हो और शांतिपूर्वक ढंग से मतदान को सफल बनाया जा सके, मतदान को किया जा सके। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान अभी भी चल रहा है। पल पल का अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं
और हर सीट पर पैनी नजर बना के रखी हुई है नेटवर्क 10 ने। लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। देखिए, लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व है और इसके लिए लगातार जो मतदाता है वो जागरूक नजर आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज भी हम लगातार आपको बता रहे हैं किस कदर सामने आ रहा है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है और अब कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका से भी ज्यादा ऊपर अब ये चरण पहुंच चुके हैं, तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिग्गजों ने आज मतदान किया है और जो मतदाता है वो भी कतारों में खड़े रहे, अपनी बारी का वो इंतजार करते रहे, लेकिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं फीका मतदान भी है तो वहां पर भी जागरूकता की अपील लगातार की जा रही है, लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर छठे चरण की बात करें तो 8 राज्य 58 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो 8 राज्य 58 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से इस छठे चरण का विश्लेषण किया जाए कि आखिर ये मुकाबला कितना दिलचस्प है और किन सीटों पर पेच फंस सकता है, किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ही अपनी राह जो है अख्तियार करने में कामयाब हो सकेगी। हमारे साथ खास जानकार जुड़ गए हैं, जल्दी से आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ अमित तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। संदीप मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ मनीष शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूं अमित तिवारी जी आपके साथ। आप लोग तो कह रहे हैं 5 चरण में 310 सीटें तो हम लोगों ने फतह ही कर ली हैं, अब बारी छठे चरण की, आज का क्या आंकड़ा देंगे? उन्नति जी, देखिए, नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। 2 चीजों को मैं माध्यम से मैं सभी दर्शकों को आपको अपील करना चाहूंगा कि आज जो जिन इलाकों में भी वोटिंग हो रही है, अगर वो वहाँ पर हैं तो बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर इस लोकसभा के चुनावी उत्सव में अपना संयम दें। अभी भी थोड़ा इशू रहा है, इस बात चेक रहिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, आज अगर जो 58 जगहों पे चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो 486 बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है अमित जी, मैं आपकी ऑडियो दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। संदीप मिश्रा जी, आपका रुख कर लेते हैं तब तक, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी भी पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आप लोग को कितनी उम्मीदें लगती हैं? इस बार तो आम आदमी पार्टी का भी हाथ थाम लिया है आप लोगों ने। नेटवर्क 10 पर आज पैनल मौजूद शुक्ला जी, तिवारी जी और मिश्रा जी, ये 3 ब्राह्मण मिलकर छठे चरण की चर्चा कर रहे हैं और नेटवर्क ने 10 ने मौका दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कल 7 बजे से काम कर रहे और आज रात 2 बजे तक काम करने वाले उन लाखों सरकारी कर्मचारियों को, अध्यापकों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जिनकी ड्यूटी लगी है लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान को सुचारू करने के लिए, उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रथम पंक्ति के नायक हैं वो लोकतंत्र के, लेकिन 44 से पार है पारा और मोदी को भारत पार कराने के लिए, मोदी मुक्त भारत के लिए पूरे उत्तर से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर दक्षिण तक कमल तोड़ वोटिंग जारी है। ये कमल तोड़ वोटिंग इसलिए जारी है कि लोग नहीं चाहते कि फिर से बहनें नंगी घुमाई जाए, लोग नहीं चाहते कि फिर से ब्रजभूषण पहलवानों के आबरू को लूट ले, फिर से रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री शक्ति मांगे, फिर से टहनी के लाल के लिए अमित शाह जाके कहे कि तुम्हें और बड़ा शक्तिशाली आदमी बना दूंगा। नहीं चाहते लोग कि किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी कहा जाए और उनके ऊपर थार चढ़ा दी जाए। नहीं चाहते लोग कि रोजगार का, बेरोजगारों की लंबी कतार हो और युवाओं की छाती पे अग्निवीर का तीर हो। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ने पे आ जाती है तो बड़े बड़ों को सिंहासन छीन लेती है। ये मोदी मुक्त भारत 56 इंच के गुब्बारे में छेद और 56 इंच के पत्थर को दूर करने की कवायद है। ये बहुत लाजमी चुनाव है आवाम के लिए कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, तो छठे चरण के मतदान को किस तरह से देख रहे हैं, इस पर तो आपका रिएक्शन लेंगे ही, साथ ही साथ छठे चरण आने तक मुद्दे कई बदले, ऐसे में मुद्दों की लड़ाई को कहां तक पहुंचता हुआ देख पा रहे हैं? और अगर दिल्ली की और यूपी के रण की बात की जाए तो आज यूपी में सपा के पीडीए की और दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन की अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में लगातार तमाम पार्टियों की भूमिका को किस तरह से देख पा रहे हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली और यूपी जो है इस चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जाते हैं। भले ही दिल्ली में 7 सीटें हों, लेकिन कांग्रेस और जो आप का गठबंधन है जी। उसने पूरी ताकत झोंकी है, और जिस तरह से पूरे दिल्ली में उन्होंने कवर किया है, ये नजर आ रहा है कि सीधा सीधा जो फाइट है वो भाजपा और इंडी अलायंस के बीच में है। यहाँ पर आज जो है जो अपने ये कन्हैया कुमार गए, उन्होंने भी आप आम आदमी पार्टी के कार्य गिनाए हैं। कांग्रेस की जगह भाजपा की जो उनसे जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी के कार्यों को लेकर वो जा रहे हैं जनता के बीच में। तो जनता निश्चित रूप से दोनों के नाम पर एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यों को देख रही है, और दूसरी तरफ भाजपा है, जहां भाजपा ने अपने 6 प्रत्याशी बदले हैं। मनोज तिवारी इकलौते हैं जो अपने पिछले कार्यकाल को लेकर सामने आए, और लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि नई दिल्ली में जैसे बांसुरी स्वराज है, तो एक उनकी भी एक जो छवि है बहुत बड़े नेता की पुत्री के रूप में। तो ये सारे समीकरण जो है वो जनता के सामने आ रहे हैं, और जनता जो है वो निश्चित रूप से आज जिस तरह का एक मतदान अभी तक हुआ 1 बजा है, और मतदान का जो प्रतिशत है, इतनी गर्मी के बावजूद लोग वोट दे रहे हैं, लगातार प्रतिशत जो है वो उत्साहवर्धक है, तो वो अपने आप में एक अच्छा शुभ संकेत है। और निश्चित रूप से जो 4 जून को परिणाम आएंगे उसमें ये चौंकाने वाले होंगे, और लोगों को जो लड़ाई है वो नेक टू नेक, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो, वो साफ नजर आ रही है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह का मुकाबला है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस सीधे आमने सामने है, और लगातार दोनों ही जो दल के कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं और एक दूसरे का सीधा मुकाबला कर रहे हैं। तो भाजपा की लड़ाई हर राज्य में दूसरे या इंडी गठबंधन के दलों से है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भाजपा और विपक्षी दल किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, 4 जून को रिजल्ट अपने आप में सामने आएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आखिर मतदाता जो है संतुष्टि के लिए वोट करते हैं या फिर बदलाव के लिए वोट करते हैं, 4 जून को ये तस्वीर साफ होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित तिवारी जी, अब आपको आवाज मिल रही है? जी आर्यन जी, अमित तिवारी जी, आपने सुन ही लिया होगा संदीप मिश्रा जी ने किस तरीके से आप लोग पर आरोप लगाए हैं कि आखिर रेवन्ना केस का उन्होंने जिक्र कर लिया है, मणिपुर का उन्होंने जिक्र कर लिया है। हालांकि मैंने उनसे दिल्ली पर सवाल किया था, चलिए मैं उनसे आप सवाल ले लूंगी। फिलहाल आप उनकी बातों पर किस तरीके से डिफेंड करेंगे, साथ ही इस छठे चरण से कितनी उम्मीद है? उन्नति जी, देखिए, मैं जैसा कि पहले कह रहा था कि इन राज्यों में आज का जो छठा चरण हो जाएगा तो उसके बाद 486 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, और लगभग हम 400 पार अभी ही जा रहे हैं। तो इसके बाद जो भी 7वां चरण होगा उसमें हमारा एडिशन ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नैतिकता देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसने आवाज उठाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन किया, ये दोनों ही मिलकर आज एक दूसरे के एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो इनकी नैतिकता तो कुछ है नहीं। जिस हिसाब से कोरोना काल में आपने देखा होगा, इतना बुरे दौर से देश गुजर रहा था, और उस दौर में भी अगर आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की नीतियां बनाने में व्यस्त थी, अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थी, उसका जनता से कोई सरोकार नहीं था। इसका एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट कराना होगा, आम आदमी पार्टी भाग खड़ी हुई, और आज कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि वो उसी आम आदमी के साथ हाथ मिलाकर काम कर रही है। लेकिन यहां पर ही ये जो गठबंधन नहीं रुकता। पंजाब में ये एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, पंजाब में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये कैसा गठबंधन है, कैसी नीतियां हैं, क्या इनका चेहरा, ये जनता के सामने है। जो हमने 10 साल में काम किया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का, ये सब जनता के बीच में है। किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का विकास हुआ, और एक तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति हुई। तो आज देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो ये स्थिति है कि इनको बैटिंग पाकिस्तान से करवानी पड़ रही है। हमने देखा पिछले चुनाव में फवाद चौधरी वहां से किस तरीके से कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये पाकिस्तान का एजेंडा लिख कर आती है। वो कहती है 370 हम वापस लगाएंगे, राम मंदिर हम तुड़वाएंगे, ट्रिपल तलाक हम फिर से लगाएंगे। तो ये सारा का सारा पाकिस्तान परस्त एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है, और पाकिस्तान वहां से कांग्रेस के लिए बैटिंग करता है। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में है। जो महिला के लिए ये आज अभी रोना रो रहे थे, स्वाति मालीवाल के केस पर कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए, चुप्पी साध जाएंगे ये। किस बिल्कुल, तरीके यही से मुद्दा मैं संदेश पूछना भी खली चाह में रही थी। ममता संदीप बनर्जी मिश्रा जी, जरा बताइए, क्योंकि सबसे पहला सवाल मैंने दिल्ली को लेकर ही आपसे किया था, और दिल्ली पर आपने, हालांकि मेरा मुद्दा ये था कि दिल्ली पर आप लोगों को कितना विश्वास है, क्योंकि 7 आपके साथ हैं, आम आदमी पार्टी आपके साथ है, तो किस तरीके से उस 7 पर आपको विश्वास था, मेरा सवाल ये था। लेकिन आपने इस पर जवाब नहीं दिया। साथ ही आप लोग कहते हैं कि संविधान बचाने की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस संविधान की जब आप बात करते
करते हैं तो आप लोग यूसीसी को नकार देते हैं। 370 का जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अमित तिवारी जी, क्या जितने बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबको पलट दिया जाएगा क्या? देखिए, 7 सीटों का चुनाव और जो 7वें आसमान पर हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और देश के दिल्ली में जिसके सदन में रमेश बिदुड़ी जैसे नेता ने ओ मुल्ले, ओ कटुए, ओ बड़ुए, ओ आतंकवादी बोला, वहां हम इन्हें सर अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। नेशनल स्क्रीन पर आप बैठे हैं, आप सुन लीजिए मैडम, वो देश के सदन में बोली गई शब्द है। आप नेशनल स्क्रीन का रोना रो रही हो, देश के सदन में हटा दिया गया है, सदन से भी इन शब्दों को हटा लिया गया है। अगर आपको मर्यादा नहीं रखनी है तो आप बोलिए, लेकिन सदन से भी इन शब्दों को हटा लिया गया है। हट जाएगा क्या? उस पापी का पाप हट जाएगा क्या हटा लेने से? उस पापी को कोई माफ करेगा क्या? पापी के पाप की संदीप जी आप बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। बहुसंख्यकवाद का भी कभी जिक्र कर लिया करिए। अल्पसंख्यक की आप लोग लगातार बात करते हैं। 2014 में धर्म आधारित आरक्षण, क्या ये संविधान के विरोध में नहीं है? अब आप जवाब सुन ले पूरा, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं ये भी कहता था यहाँ पर कि 7 की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही एक काम किया है, शुक्ला जी बताएंगे कि जब एमसीडी का चुनाव होगा तो ये पार्षद हटा के नए चेहरे ले आएंगे। ठीक है, चलिए संपर्क टूट गया है संदीप जी से, दोबारा से उनके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है वो भी लगातार आपको बता दें, क्योंकि लगातार 8 राज्यों 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। और इस बीच किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज और मतदाताओं में कितना उत्साह है ये साफ होता हुआ मनीषा कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज के जरिए भी नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं सुस्त है मतदाता, कहीं कहीं जागरूक है। तो 8 राज्यों 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। बिहार में 1 बजे तक 36.48% मतदान हुआ है। हरियाणा में 1 बजे तक 36.48% मतदान हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 35.22% मतदान हुआ है। इसी के साथ झारखंड में 1 बजे तक 42.54% मतदान हुआ है। दिल्ली में 1 बजे तक 34.37% मतदान हुआ है। और उड़ीसा की अगर बात करें तो 35.69% मतदान हुआ है। बिल्कुल उन्नति। और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं संतोषजनक वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। बम्पर वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लगभग 54% मतदान हो चुका है। यूपी की 14 सीटों की बात की जाए तो इलाहाबाद में 1 बजे तक 34.06% मतदान होता हुआ, अम्बेडकर नगर में ज्यादा हुआ है 41.59%, आजमगढ़ में 38.37% मतदान होता हुआ, बस्ती में 1 बजे तक 40.07% मतदान हो चुका है। भदोही में 35.82% मतदान होता हुआ, डुमरियागंज में 1 बजे तक 37.64% मतदान, जौनपुर में 1 बजे तक 37.41% मतदान हो चुका है। लालगंज में भी 1 बजे तक 38.22% मतदान, मछली शहर में 37.36% मतदान होता हुआ, फूलपुर में 33.05% मतदान। तो मतदाता कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और लगातार जैसा कि तमाम सियासी दिग्गजों द्वारा भी अपील की गई कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, तो उसका असर अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है। तो विशेष चर्चा आगे भी जारी रहेगी, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिक्र कर रहे थे छठे चरण की 8 राज्य 58 सीटों पर, और लगातार विश्लेषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पूरी तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इस छठे चरण में तमाम जो दिग्गज मैदान में डटे हुए हैं कैसा ये मुकाबला बना हुआ है। ठीक है संदीप मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, मेरी बात का भी जवाब दीजिएगा कि आप लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म आधारित जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए 2014 में नजर आए थे। पूछा है और आवाम ये जानना चाहता है कि इस तरह की स्थिति क्यों बनी। आप आज देखिए कि एक दिव्यांग मंदिर में रामलला को लाने की हड़बड़ाहट किसने की? कौन कहते हैं कि हम राम को लाए हैं? ना वो दशरथ है ना कौशल्या है, लेकिन राम का अपमान करने में सबसे आगे है।
कौन राम की उंगली पकड़ के अखबारों में चलते और बताते हैं कि हम राम से बड़े हैं? कौन ये कहते हैं कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है? कौन ये कहते हैं कि अब नरेंद्र नरों के देवता ही नहीं सुरेंद्र हैं? कौन ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के भगत जगन्नाथ भी हैं? कौन कहते हैं कि मोदी जी अब विष्णु के अवतार हैं? संदीप जी जरा मुद्दे पर आ जाइए। आप बयान जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग के तरफ से बयान नहीं दिए गए हैं। राम मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए, बयान किसकी तरफ से दिया गया है? तो ऐसी बॉल फेंकिए जो आपके पास रिवर्स ना हो। मैं चाहता हूँ वो रिवर्स हो और हम उस पर छक्का मारे। आना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। हम बहुत अच्छा रिवर्स को खेलते हैं। तो फिर क्रिकेट में जाइए सर, राजनीति में इसका स्कोर कम हो जाएगा। जी आपकी स्विंग थी जिसमें मैंने ये मारा है फुल टॉस में। अब सुन लीजिए जवाब। मैं ये कह रहा हूँ जब देश के धर्माधिकारी चारों धर्माचार्य धर्म ध्वजा के सबसे बड़े रक्षक है, वो कह रहे हैं कि दिव्यांग मंदिर में राम को लाके उसमें सास का वास होगा, तो चुनावी राम लाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? रामलला आराम से आते, आराम से प्राण प्रतिष्ठा होती, बढ़िया से मंदिर बनता अब तक। लेकिन चुनाव जीतने के लिए राम को बड़ा करना, खुद को दशरथ की जगह ले लेना, जगन्नाथ भगवान का भी देवता बन जाना, ये दिखाता है कि ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं। ये सीतापति के नाम पे वोट मांग के नीतापति की गुलामी करने में व्यस्त है। इनका इतना ही आधार है। ठीक है, यानी कि जवान फिसली और संबित पात्रा ने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चोट कर गई है वो बात वाकई। अमित तिवारी जी देखिए, बयानों में तो आप लोग भी नहीं चूकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी कर देते हैं कि विपक्ष को मौका मिलेगा ही। इस तरीके से इतना ज्यादा ओवर पावर क्यों हो जाते हैं आप लोग? क्या मोनोपोली जो तानाशाही का लगातार आरोप लगता है आप लोग पर, क्या उसको बढ़ावा देना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं, तानाशाही की बात की आपने। देखिए, तानाशाही कब होता है? जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सबसे पहला जो संविधान में संशोधन होता है वो प्रेस की इंडिपेंडेंस को छीनने का होता है। क्या ये तानाशाही, क्या इसे ये मधुर संगीत कहेंगे आप लोकतंत्र का? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए किस तरीके से इमरजेंसी के काल में किया गया, किस तरीके से संविधान के मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। और ये बैठ के यहाँ पे संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को तार तार किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा राम के बारे में, प्रभु राम पर अविश्वास किसने जताया? 2019 में तो इन्होंने ये तक कह दिया था कोर्ट में खड़े होके कि इसका फैसला अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बीजेपी को फायदा करेगा। भैया, आपको फायदा लेने से किसने रोका? अभी तक आप इसको लटका क्यों रहते, भटका क्यों रहते? लेकिन इस पर संदीप जी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये बोल रहे थे अभी रिवर्स बॉल मारने में। देखिए, रिवर्स इन्होंने ऐसा मारा कि 2014 में ये आ गए 40 पे, फिर से रिवर्स बॉल पे इन्होंने ऐसा मारा कि 2019 में आ गए 56 पे। जो बची कुची असर बचा है वो इस रिवर्स बॉल में वो 40 के नीचे चली जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं ममता बनर्जी ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का आधार भी नहीं है कि वो 40 सीटें भी ला सके। तो इनका अपने ही गठबंधन में कितना अस्तित्व है वो देखने वाली बात है। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी आज चुनाव के मैदान में है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही है, वो अपने ही गठबंधन के दलों से लड़ रही है अपनी जमीन को बचाने के लिए। तो ये उनकी वास्तु स्थिति है। चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए। और दिल्ली की सीटों पर ये क्या कह रहे थे अभी कि महिला के सम्मान के बारे में, आपने स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या किया? स्वाति मालीवाल के आपने एक तो उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ वो तो उस पर आप सपोर्ट करने के बजाय आप उसका चीरहरण करने लग गए। किस हिसाब से उस पर आरोप, उसी पर आरोप लगा? एक पीड़िता पर आरोप लगाना यही दिखाता है कि इनका चरित्र क्या है और महिला सम्मान के लिए लोग कितने सीरियस है। तो निश्चित तौर पे जिस हिसाब से इनका आधार रहा है दिल्ली में, अभी भी कोई सीटें नहीं आने वाली हैं। सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत के आने वाली हैं। और भारतीय और राहुल गांधी को संदीप जी से मैं कहूंगा जाकर कह दें कि एक और यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। 2024 में 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा के लिए वो तैयार हो जाएं, शायद कोई मिल जाए उनको कार्यकर्ता। ठीक है संदीप जी, अभी आपने रिवर्स बॉल पर छक्का मारने की बात कही है, तो हम छक्का तो नहीं मरवाते, लेकिन आप राहुल गांधी के एक बयान का विश्लेषण ही कर दीजिए तो हम मान जाएंगे कि आपने एक रिवर्स बॉल पर छक्का मार दिया। ये बताइए कि राहुल गांधी एक तरफ तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात करती है, गहरे नाते की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हेमंत सोरेन अंदर हैं और केजरीवाल बाहर है। उनके इस बयान के क्या कुछ मायने आपकी नजरों में, किस तरह से विश्लेषण करते हैं उनके इस बयान का? राहुल गांधी आज की तारीख में न्याय के देवता है, न्याय के मसीहा है। न्याय के पक्ष पर देश को अग्रसर करने की सबसे बड़ी मुहिम अगर कोई चला रहा है तो न्याय का नायक राहुल गांधी है। उन्होंने यही तो मतलब केजरीवाल को अंदर कर देना चाहते हैं, इसी से न्याय होगा? अगर हेमंत सोरेन अंदर हैं तो उनका कहने का मतलब है कि वो भी अंदर जाने चाहिए।
इस तरह से होगा सर न्याय? आप मेरे मुंह में अपने शब्द काट से मैं बहुत सक्षम हूँ। उनका कहने का मतलब है कि एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक सैनिक और एक शहादत, एक बेटी और एक वरदान, एक युवा एक रोजगार होना चाहिए। ऐसे ही कानून में भी भेद नहीं होना चाहिए। ये है रिवर्स बॉल पे छक्का। ठीक है सर, हेमंत सोरेन की वैसे बात हो रही थी, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की बात हो रही थी, आपने तमाम बेटा बहुओं की बात कर दी, लेकिन जो मुद्दा था उस पे नहीं आए आप। मैंने कहा ना, एक कानून एक विधान की बात कही है, वो सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, यही तो बात कही है राहुल गांधी जी ने। नहीं, उन्नति जी तो आप इनसे पूछिए कि अब तक एक देश में 2 कानून क्यों चल रहे थे, अब तक एक देश में 2 संविधान क्यों चल रहे थे, क्या उसे हटाना नहीं चाहिए था? आज ये बात कर रहे हैं। संदीप जी ने तो अभी तक मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। कितने बेशर्मी से ये अपने कर्मों को उठा रहे हैं, इसके इस दुर्भाग्य देश का भी होता। और ये युवा को रोजगार देकर ये कहने लग गए कि 10 किलो अनाज हम रोजगार, ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी गरिमा बनाकर रखते हैं। ठीक है संदीप जी, मत बोलो बेशर्मी का। रेवन्ना से शक्तिवर्धक मांगता मोदी नजर आ रहा था। ठीक है, दोनों ही प्रवक्ताओं के पास लौटेंगे, दोनों ही प्रवक्ताओं के पास लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी एक बार उनका विश्लेषण पूछ लेते हैं, उनकी राय पूछ लेते हैं इस मतदान को लेकर। मनीष जी, 1 बजे तक का जो भी वोटिंग परसेंटेज रहा उसको लेकर तो तमाम आंकड़े हम साझा कर रहे हैं, इस पर आपका रिएक्शन लेंगे। लेकिन अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चुनावी मुद्दों की बात कर ली जाए, जैसा कि लगातार इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि छठे चरण आने तक मुद्दे कई बदले, और दिल्ली की सियासत की अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो स्वाति मालीवाल का हुआ। तो ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में, जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही, और क्या वाकई में मतदान से पहले ये मुद्दा बन पाया? देखिए, जहां तक स्वाति मालीवाल का मुद्दा है तो ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने ही जनता के सामने रखा। अगर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती, संजय सिंह ने ना माना होता कि स्वाति मालीवाल के साथ वहां पर सीएम हाउस में भद्रता हुई, तो ये मुद्दा अपने आप में वहां पर खत्म हो जाता। लेकिन संजय सिंह ने खुद क्लियर किया, उसके बाद में 2 दिनों तक स्वाति मालीवाल के साथ में उनकी एक जो बैठक हुई, बातचीत हुई, जो एक समझौते के रास्ते निकाले जाने लगे। उसके बाद में जब स्वाति मालीवाल जब खुद आई सामने, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तब ये स्थितियां सबके सामने आ गई कि आम आदमी पार्टी जो है सीधे से झूठ बोल रही है, ये स्पष्ट हो गया। अगर वहां पर भद्रता ना हुई होती या सीएम केजरीवाल खुद बोल देते कि ठीक है जो भी हुआ उसके लिए उन्होंने देखा कहा मैं जांच करने जा रहे हैं, और जांच कहीं नहीं स्टैब्लिश हुई ना, उसके बाद में पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे से स्वाति मालीवाल के ऊपर ही हमलावर हो गई। चाहे वो हो आपकी जो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे कहा, और सारे जितने भी महिला जो उनकी थी नेत्री थी, जो मंत्री थी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला किया। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा जो है एक तरह से जो समर्थन में खड़ी हुई स्वाति मालीवाल के, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं एक स्त्री विरोधी जो छवि जो है वो आम आदमी पार्टी की बन रही है, और जनता में ये संदेश गया निश्चित रूप से। और चुनाव के बीच में इस तरह का माहौल बनना अपने आप में एक संदेश देता है। दिल्ली में निश्चित रूप से जो गेम किया था केजरीवाल, बिल्कुल देखिए आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुसीबत का सबब रहता है। बिल्कुल मनीष जी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात का जिक्र भी कर दिया कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से ही प्रकाशित किया गया, और उसी के बाद जिस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला, जहां संजय सिंह कुछ और कह रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुछ और कह रहे हैं ये सब बीजेपी का मोहरा है। लेकिन इन सब के बीच संदीप मिश्रा जी, आप लोग तो उस पार्टी से आते हैं जो कि कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ऐसे सहयोगी दल जहां पर महिलाओं के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, मैं तो इफ और बट लगा रही हूं, फिर भी आप लोग खामोश क्यों हैं? मजबूरी है क्या कुछ? हम कहीं खामोश नहीं रहे। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि अगर किसी भी बिटिया के साथ गलत होता है, वो माली वाली नहीं, कोई साधारण नारी भी हो, उसके साथ अगर अपमानित किया जाता है, भ्रष्टाचार की जाती है, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। ये राहुल गांधी है, जब बेटियां नंगी घुमाई गई तो 56 इंच का सीना छुपा रहा और राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। ये वही लोग हैं जो संदेश खाली में बहनों की इज्जत को 2,000 रुपए में खरीद रहे थे और कह रहे थे ठीक है सर, बिल्कुल हम सर बार बार आपसे यही अपील करते हैं कि कृपया मर्यादा और गरिमा में रहकर अपनी बात को रखा करें। फिलहाल समय सीमा के चलते इस विशेष चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग
हर सीट का विश्लेषण हम करते हुए नजर आए हैं। आपको पल पल का अपडेट भी हमने हर सीट का दिया। 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से भी आपको अपडेट कराया और महामतदान की महा कवरेज आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।